तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 1 पी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है S3PO3 और S3PO4 के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो देखो S3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट +3 है और इसकी बेसिसिटी अगर लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग वाली हो जाएगी क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। जबकि S3PO4 जो है, S3PO4 की बेसिसिटी अगर चेक करेंगे तो ये 3 आएगी, ट्राई बेसिक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट +5 है तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा, यानी बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब इसका बेस्ट ऑप्शन फिट करना है तो S3PO3 डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग। ओके, तो इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में करेक्शन कर लो या S3PO3 कर लो। तो S3PO3 इज डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए रिपोर्ट कर दीजिए, करेक्शन कर लीजिए S3PO3 डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 56। 56 में H4P2O7 में वाटर ऐड कर रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं। दो ऑप्शन दिए गए। तो देखो H4P2O7 जो है ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो आपको मैंने P4O10 में वाटर ऐड करने का तरीका सिखाया था। अगर हम P4O10 में एक 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो पहले HPO3 बनता है, फिर HPO3 में 2 मोल वाटर ऐड करते हैं तो H4P2O7 बनता है, और फिर उसमें भी 2 मोल वाटर ऐड करते हैं तो फाइनली H3PO4 बनता है। तो इसका मतलब H4P2O7 में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो ये बनेगा H3PO4, और अगर आप उसको हीट करेंगे तो इसका मतलब उसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बनेगा HPO3। पूरी रिएक्शन याद है, मैंने आपको P4 और 10 के स्टेप बाय स्टेप वाटर एडिशन सिखाया था। 2 मोल वाटर ऐड करते हैं तो पहले ये 4 मोल HPO3 बनता है, फिर ये 4 मोल जो HPO3 था इसमें फर्दर 2 मोल वाटर ऐड कर दो तो ये 2 मोल्स ऑफ H4P2O7 बनता था, और फिर इस 2 मोल्स ऑफ H4P2O7 में फर्दर 2 मोल्स ऑफ वाटर अगर ऐड करते हैं तो इससे H3PO4 बनता है। तो उस रिएक्शन से आप अगर देखेंगे तो उसी का इंटरमीडिएट स्टेप दिया हुआ है। सो आपका X जो हो जाएगा दैट विल बी H3PO4, और Y जो हो जाएगा वो हो जाएगा HPO3। तो इससे आपका आंसर रिपोर्ट करेंगे C। Then comes with question number 57, the among the following the least acidic। तो लीस्ट एसिडिक ग्रुप अगर मार्क करना है तो दो फैक्टर होते हैं डाउन, इनके करस्पॉन्डिंग डाउन द ग्रुप आपको पता है बेसिक करेक्ट करना पड़ता है एक फैक्टर ऑक्साइड्स के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा लोअर ऑक्सीजन स्टेट का सब्सटेंस होता है तो उसके अंदर बेसिक करेक्टर ज़्यादा होता है, एसिडिक करेक्टर कम होता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम आंसर रिपोर्ट करेंगे तो 57 का आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे, बिकॉज P4O10 P4O6 और P4O10 में P4O10 ज़्यादा एसिडिक बनेगा, और AS4O6 और AS4O10 में AS4O10 ज़्यादा एसिडिक होगा। AS4O6 और AS4O10 में AS4O10 ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इधर से इधर जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इधर से इधर जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इधर से इधर आने में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो सबसे कम एसिडिक ग्रुप कौन सा हुआ? AS4O6। इसके बाद नेक्स्ट केस में लिखा है इन द मॉलिक्यूल फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड देयर आर। तो फॉस्फोरस के आगे देखो 5 वैलेंसी लिखी है, तो फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड मतलब P4O10। फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीजन स्टेट का अगर एसिड बनाएंगे तो दिस इज P4O10। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिखाया था POP बॉन्ड और PO बॉन्ड। तो P डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 फॉस्फोरस पहले ड्रॉ कर लीजिए, इनके सबके बीच में एक POP बॉन्ड फिट करिए पहले। ये देखो आपका P4O10 बना, इसमें POP बॉन्ड और P डबल बॉन्ड O बॉन्ड चेक करेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ POP बॉन्ड चेक करेंगे अगर हम लोग, वो तो हो गए 6। इसके बाद P डबल बॉन्ड O बॉन्ड चेक करेंगे, ये हो गए 4। ठीक है, और अगर PO बॉन्ड चेक करेंगे तो POP का डबल हो जाएगा, PO बॉन्ड से रहेंगे 12। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स आर 12 एंड नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स आर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 गिवन द येलो कलर ऑफन शोन बाय द नाइट्रिक एसिड इज बेबी रिमूव्ड बाय। तो नाइट्रिक एसिड का जो येलो कलर होता है वो नॉर्मली उसमें जो NO2 डिजॉल्व होता है उसकी वजह से होता है। तो अगर आप NO2 को फर्दर
या NO फॉर्म होती है जो भी मतलब उसके अंदर जो ऑक्साइड फॉर्म है वो खत्म हो जाए बस सीधे, तो उसको क्या करो, स्लाइटली ऑक्सीडाइज करा दो, तो बबलिंग एयर थ्रू इट एसिड आंसर हो जाएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे। 59 में HNO3 जो है उसका येलो कलर अगर एलिमिनेट करना है तो उसमें एयर पास कर दो बस। ठीक है, इज दैट ओके? तो ऑक्सीजन लिख सकते हैं या सिंपली एयर लिख सकते हैं, तो येलो कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो उसका आंसर हम लोग डी रिपोर्ट कर देंगे। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस वी यूज रेड फॉस्फोरस। फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा। जो मैच स्टिक्स की आगे वाली टिप होती है वो दैट इज रेड फॉस्फोरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा ओजोन रिएक्ट्स विद ड्राई आयोडीन इट गिव्स, तो इट विल फॉर्म I4O9। ओजोन की रिएक्शन ड्राई आयोडीन से होती है अगर, इट फॉर्म्स I4O9। और इसका कंपाउंड को आपने रिडॉक्स के टाइम पे पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ध्यान से समझना है। इट इज एक्चुअली I3 प्लस IO3 माइनस, ये आयनिक कंपाउंड होता है। दिस इज एक्चुअली I3 प्लस एंड IO3 माइनस। ठीक है, तो ये IO3 माइनस की टोटल 3 यूनिट हो जाएंगे। सो I3O9 हो गया और I3 प्लस हो गया, ये इसका कंपाउंड है। ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो एक आयोडीन +3 ऑक्सीजन स्टेट होती है और बाकी वाला आयोडीन +5 ऑक्सीजन स्टेट होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 73। 73 पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन ऑफ ग्रुप 16। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। आपको पता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली हायर होती है। और जैसे जैसे एलिमेंट से एलिमेंट के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वैसे वैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो उसमें सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, फिर सेलेनियम, बाद में ऑक्सीजन और टेलेनियम होगा। तो इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे। अगर हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेक करेंगे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सल्फर में, फिर सेलेनियम में, उसके बाद ऑक्सीजन और टेलेनियम में ये चीज़ ऑब्जर्व होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फीचर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को नीचे कर देते हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर में सबसे ज़्यादा नोटिस में आती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। लो वोलेटाइल नेचर ऑफ Na2H2SO4 इज ड्यू टू, तो वोलेटाइल कैरेक्टर H2O में उसके वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे, सॉरी लो वोलेटाइल कैरेक्टर है तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए। तो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी, पोलर हाइड्रोजन भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। तो अगर हमें लेस वोलेटाइल कैरेक्टर दिखाना है तो ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स H2SO4 में चेक करोगे तो इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, HCl के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया था HCl का वोलेटाइल कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ को H2SO4 से स्लाइटली अहेड माना जाता है। Then comes question number 76. Oxygen is more electronegative than sulfur. Yes, H2S is acidic while water is neutral. इसका लॉजिक भी बताया था, ये ड्रैगोस रूल हुआ बेसिकली, क्योंकि वाटर के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल होता है, और H2S के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर आपको परफेक्ट रीजन लिखना है तो यही होगा। अब जो ऑप्शन के बेसिस पे वो मार्क करना पड़ेगा, तो उसमें HS बॉन्ड इज वीकर देन HO बॉन्ड हो जाएगा। अगर इसका परफेक्ट आंसर लिखना है तो हम लोग उसको ड्रैगोस रूल से एक्सप्लेन करते हैं, ऑल्दो इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ये वाटर है और ये H2S है, तो इसका लोन पेयर डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर H2S से ज़्यादा काउंट करते हैं। बाकी अगर हमें एसिडिक करेक्टर चेक करना है तो बॉन्ड ब्रेक करने के ऊपर चले जाइए, तो उसमें लिखा है वाटर इज हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड, इससे एक्सप्लेन नहीं होगा। HS बॉन्ड इज वीकर देन HO बॉन्ड, ये आंसर हो गया। H2S इज गैस वाइल वाटर इज लिक्विड, फिजिकल स्टेट से एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई कनेक्शन नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2S इज मोर देन वाटर, इसको भी इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट से आप वॉन टू वॉन फोर्सेस कंपेयर करेंगे
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाले फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो दैट विल बी द आंसर। इसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट कर देंगे। देन कम 77। 77 लिखा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द डाइऑक्साइड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो देखो डाइऑक्साइड्स मतलब फिर से डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टराइज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर SO2 में सबसे ज़्यादा होगा, PO2 में सबसे कम आएगा, इसका भी आंसर बी लिख दो। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ऑक्साइड के केस में। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फॉर ऑक्साइड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज फॉर्म बाय द, ये थोड़ा एनवायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होता है, इससे ऑक्सीजन रेडिकल बनता है और फिर ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ओजोन बन जाता है। और वहाँ पे एक्चुअली में ये दोनों काम होते हैं, जब ओजोन बन जाता है तो फिर वो अल्ट्रावायलेट लाइट से ब्रेक करके फिर से ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन और ओजोन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है और वो एक बैलेंस बना रहता है, जिससे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ओजोन हमेशा अपर एनवायरनमेंट में क्रिएट रहता है। उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देना। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन और ओजोन का ऑक्सीजन में कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन होता रहता है और वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है ओजोन और ऑक्सीजन के बीच में, और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओजोन मेंटेन हो जाता है जब तक कि कोई और दूसरा सब्सटेंस ना पहुंच जाए जो ओजोन को डेप्लीकेट कराए, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 80। विच वन ऑफ हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो ये भी देखो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करेंगे। तो सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट है, इसलिए सल्फर सल्फर बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट रिपोर्ट करेंगे, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। सल्फर से सल्फर का जो सिंगल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सेलेनियम सेलेनियम और टेलेनियम टेलेनियम सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज सल्फर हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हमें पता है सल्फर में S6S8 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के केस में O3 के आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सल्फर हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इससे पता चल रहा है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 में लिखा ऑन हीटिंग ओजोन इट्स वॉल्यूम। अभी तो फिजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ओजोन को अगर हीट करेंगे तो इससे ऑक्सीजन बनेगी 3/2 मोल, तो अगर इसका V वॉल्यूम था फाइंड डी, ये डिकम्पोज होने के बाद 3/2V बन जाएगा। ठीक है। तो ऑन हीटिंग ओजोन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 1/2 टाइम्स। ठीक है। सिंपल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आंसर इसका ये रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 इज गिवन वेजिटेबल कलरिंग मैटर इज प्रेजेंट इन द मॉइस्चर एंड ब्लीचेस बाय द SO2। तो आपको बताया था SO2 का ब्लीचिंग एक्शन उसके रिडक्शन की वजह से होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज बिकॉज ऑफ इट्स रिडक्शन, इसलिए टेम्परेरी ब्लीच होती है। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन, इसीलिए टेम्परेरी ब्लीच होता है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से होगा वहाँ पे परमानेंट ब्लीच आ जाएगा। नेक्स्ट केस में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग। उसका सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगा तो उसके बाद p ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एक s और 3p सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, तो p ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहाँ p पाई d पाई बॉन्डिंग ही आएगी। अगर कहीं पे दोनों जगहों पे sp3 कोई भी केस sp3 का नहीं मिलेगा तो फिर चेक करना पड़ जाएगा। अभी देखो सबसे पहले अगर हम NO3 माइनस लिखेंगे, NO3 माइनस स्ट्रक्चर इज दिस, तो इट इज sp2। उसका मतलब, और इसमें तो D होता ही नहीं है तो कंफ्यूजन भी नहीं है इसमें तो कुछ।
यहाँ पे पी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एक्चुअली पूरा सॉल्व करना हो तो उसका तरीका भी बता देता हूँ। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। तो उसमें ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इससे पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, तो नाइट्रोजन का वैकेंट पी और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल वाला और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज होके पी पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये चीज़ SO3 2 माइनस में चेक करेंगे। SO3 2 माइनस में भी एक लोन पेयर आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लोगे तो sp3 आ जाएगा, तो यहाँ सर्टेनिटी डी पाई पी पाई बनना, क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल तो सब सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन से लिखना हो तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल पे NH2 NP4। अब आपको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, दैट मीन्स यू नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को तो एज इट इज बना रहे दो, पी वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो। ये केस हो गया। देखिए, तो पहले तो हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ये एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड का केस है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जा रहा है। और ये डी वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये डी पाई पी पाई बनाएगा, पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का यूज करेंगे, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बाकी स्ट्रक्चर चेक करोगे तो वैसे ही चेक कर लो। बोरेट और कार्बोनेट में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये सवाल तो बिल्कुल सीधा था, इसमें तो टाइम ही नहीं खराब करना था, क्योंकि नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन में से किसी के पास भी डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वहाँ डी पाई पी पाई बन ही नहीं सकता। तो उसका आंसर बी डायरेक्ट लिखना था। मेस लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है तो फिर इसमें हम एक दो केस ऐसे भी इंकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल होने के बाद भी डी पाई पी पाई नहीं बनता। ठीक है ना, वो sp2 वाले केस हो सकते थे। तो डी पाई पी पाई मतलब वैकेंट डी चाहिए होगा, तो या डी ऑर्बिटल तो चाहिए ही होगा, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चाहो तो बोरेट और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी बना लेना, उनके हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चल जाएगा वहाँ डी पाई पी पाई बन ही नहीं सकता। या सबसे सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है तो नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इनके पास तो डी पाई पी पाई होता ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सिस्ट इन द पकर्ड 8 मेंबर रिंग इज, ये भी सेम कैटिनेशन प्रॉपर्टी का आंसर हो गया। सल्फर के अंदर पकर्ड रिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट कैटिनेशन उसी का होता है, उसका आंसर ए हो जाएगा। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। बस ऑक्सीजन को सेलेनियम के बाद लिखना होता है अगर इसी में ऑक्सीजन भी फिट करना होता है तो। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 92, कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद dilute HCl separately, the gases liberated are Y and Z respectively. Y turns acidified dichromate paper green while Z turns lead acetate paper black. देखो क्लियरली समझ आ गया आपको यहाँ पे। लेड एसीटेट पेपर ब्लैक करने वाली गैस कौन सी होती है? H2S। और डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन करने वाली गैस कोई भी हो सकती है जो रिडक्शन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हो। उसके बाद लिखा हुआ है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखो इससे एक तो पता चल गया कि बी तो सर्टेनली सोडियम सल्फाइड है, क्योंकि डाइल्यूट HCl ऐड करने से ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल टेस्ट होते हैं। तो ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल में सल्फाइड आयन बन रहा है, तो इसका मतलब बी तो Na2S कंफर्म्ड है, क्योंकि और कोई कंपाउंड उनमें से नहीं हो सकता जो लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक कर दे। तो उसका ऑप्शन हमारे पास जो बचा अब यहाँ पे Na2S2O3 ले सकते हैं, यानी कि SO2 गैस होनी चाहिए वाई। अगर गैसेस ये हैं तो Z हो गया आपके पास Na2, सॉरी आपका B हो गया Na2S और A हो गया Na2SO3। सल्फाइड आयन की रिएक्शन HCl से होगी तो SO2 गैस बनेगी। SO2 गैस डाइक्रोमेट आयन पेपर को ग्रीन कर देगी, रेडॉक्स चेंज। और H2S गैस जो बनेगी वो लेड एसिड पेपर को ब्लैक करेगी। तो सिंपल क्वालिटेटिव एनालिसिस का आइडिया लगा दीजिए बस। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 93, H2S कैन नॉट बी ड्राइड बाई पासिंग ओवर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिकॉज। ठीक है, तो H2S को H2SO4 के ऊपर नहीं पास करते, उसका लॉजिक है क्योंकि H2S में सल्फर का ऑक्सीजन शेड -2 है और H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन +6 है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और H2S का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली फेवरेबल है, तो H2S से सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रोसेस से H2S जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस वजह से H2S को H2SO4 से या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट नहीं कराते। ठीक है या
ड्राई नहीं करते। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 96। Question number 96, you will see elements of group 16 is called chalcogens because the elements, particularly sulfur and oxygen, are present mainly in metallic ores or mainly as oxides and sulfide. यही reason है। NCERT based question है, directly answer है, factual question है सीधा सीधा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, the gases respectively are absorbed by alkaline pyragalol and oil of cinnamon। तो alkaline pyragalol में तो ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है, वीडियोमेट्री के टाइम में आपने ये बात पढ़ी हुई है। और ऑयल ऑफ सिनेमन या टर्पेनाइटाइन ऑयल अगर यूज करते हैं तो इट एब्जॉर्ब्स ओजोन। तो हमारे पास जो एल्कलाइन, तो उसका आंसर सीधे सीधे सी लिख लीजिए। एल्कलाइन पैरागोनॉल में ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी और ऑयल ऑफ सिनेमन में ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके जगह टर्पेंटाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, जहाँ पे ऑयल ऑफ सिनेमन लिखा है वहाँ अगर टर्पेंटाइन ऑयल भी लिखते तो भी ओजोन उसमें एब्जॉर्ब हो जाती। ऑक्सीजन एल्कलाइन पैरागोनॉल में और ऑयल ऑफ सिनेमन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 90% सिनेमन डी है, तो उसके अंदर हमारी ओजोन एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। इसके बाद 100 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑक्सीजन इज वीक ऑक्सीडेंट देन ओजोन, करेक्ट। ऑक्सीजन हैज स्मॉल बॉन्ड लेंथ देन O3, ये भी ठीक है। O2 में डबल होता है, बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना। अगर तो आप बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता है, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इसमें। तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ऑक्सीजन की छोटी हो जाएगी। बोथ O2 एंड ओजोन आर पैरामैग्नेटिक, ये गलत हो गया। O2 इज लीनियर, ओजोन इज एंगुलर शेप, ये भी सही है। O2 तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। NO is heavier than oxygen। So NO is heavier than oxygen. The formula of heavy water is D2O. N2 diffuses faster than oxygen through an orifice. Ammonia can be used as a refrigerant। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया ना। अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, सही है। नाइट्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर देन ऑक्सीजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको पता है √/m2/m1 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, इसका डिफ्यूजन रेट स्लो होता है। तो ओजोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से फास्ट डिफ्यूज करेगा, ये भी सही है। हैवी वाटर D2 होता है, ये भी सही है। NO और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर कर लो बस सीधे सीधे। NO के लिए मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 + 14 30, और O2 चेक करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 32। आपको पता है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर डेंसिटी का रेशियो लिखना होता है तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 30/32 बनेगा। इसका मतलब NO इज लाइटर देन ऑक्सीजन हो जाएगी। तो इसका आंसर ए रिपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 इज गिवन द गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। ऐसी गैस जो वाटर से रिएक्ट कर जाएगी उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, तो इट इज SO2। बिकॉज SO2 जो है वो वाटर में बहुत हाई सॉलिबिलिटी कैरी करती है और ये H2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। फॉस्फीन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉलेबल नहीं होते, तो इनको कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई ओजोन। तो ओजोन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट अगर उसी जैसे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए जाए तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसमें KiFeSO4 और K2MnO4 तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, KMnO4 का ऑक्सीडेशन अवॉइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं कर सकते, बट इस लिस्ट में से KMnO4 ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो इस लिस्ट में से KiFeSO4 और K2MnO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, KMnO4 इसमें ऑड मैन आउट की तरह से हमने आंसर निकाल लिया। The 110 is given aqueous solution of Na2H2O3 on reaction with chlorine। तो देखो हाइपो सॉल्यूशन से अगर आयोडीन की रिएक्शन होती है तब तो Na2H4O6 बनता है, बट अगर क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन आयोडीन, तो ये और एक फर्दर स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। दैट इज वाई Na2SO4 या NaHSO4 बनेगा।
तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। Chlorine and bromine are stronger oxidizing agents. Chlorine and bromine are stronger oxidizing agents than iodine. तो रिएक्शन में I2 की रिएक्शन जब Na2H2O3 से होगी तो इससे तो Na2S4O6 बनता है, लेकिन जब यही रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन की कराएंगे तो आप इसका आंसर Na2SO4 भी लिख सकते हैं या NaHSO4 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन के कितना न्यूट्रलाइज करा रहे हो। और साथ में यहाँ पे NaCl या फिर NaBr फॉर्म है, ठीक है। उसका आंसर जो है बी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 देखो, वाई इज अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। वाई की रिएक्शन K2Cr2O7H2SO4 से करा रहे हैं, ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है, तो ये हमारा सल्फाइड आयन का टेस्ट हो गया। यहाँ देखो थोड़ा ध्यान देना होता है, अगर यहाँ पे रॉटन एग स्मेल लिख देते तो यही आंसर सी भी हो सकता था। तो H2S की स्मेल डिफाइंड है, इसलिए उसको रॉटन एग स्मेल ही लिखा जाएगा और इरिटेटिंग स्मेल टर्म नहीं यूज कर सकते। इरिटेटिंग स्मेल विल बी बर्निंग सल्फर स्मेल विच इज सल्फाइड आयन। ये बेसिकली वो सल्फाइड आयन का टेस्ट है क्वालिटेटिव के हिसाब से। सल्फाइड आयन में आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे, आपको SO2 गैस मिलेगी, और SO2 गैस की रिएक्शन K2Cr2O7 से कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ग्रीन सोल्यूशन बनता है Cr3+ की वजह से। और ये जो H2SO3 है ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 में चली जाएगी, +4 से +6, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3, और ये हमारा ग्रीन सोल्यूशन है। उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे ए। इसमें आंसर सी भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट मैंने बताया जिन गैसेस की स्पेसिफिक स्मेल है वो स्पेसिफिक टर्म ही यूज़ किया जाता है, वहाँ रैंडम टर्म नहीं लिखा जाता कि इरिटेटिंग स्मेल है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है अगर ये रॉटन एग स्मेल, तो हम इसे कंफर्म H2S कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म OH6। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करने का स्कोप नहीं है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। 112 तो सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो उसकी वैलेंस जो कोवैलेंसी है वो 2 से ज़्यादा एक्सीड करनी, मतलब कोवैलेंसी एक्सीड नहीं कर पाएगी, इट कैन नॉट फॉलो इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है। स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज साइज, ये सब अपनी जगह फैक्टर है, बट इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115, when 80 ml of pressurized oxygen was heated until no further change was observed, then the coolant and then coolant have same initial temperature and pressure, the volume measured was 95 ml. What would be the volume if 40 ml of the mixture of oxygen will be exposed to oil of turpentine? तो इसका मतलब आपको इसमें ओजोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास O3 की रिएक्शन से ऑक्सीजन बन रहा है, 2 मोल से 3 मोल बनेगा, इसका 80 ml स्टार्टिंग में है, इसमें से कुछ VmL कंज्यूम कर दो आप, 80 माइनस 2V कर लो, और फाइनली ये 3V बन जाएगा। अभी टोटल वॉल्यूम हो गया 80 + V, जो आपको 95 ml दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू 15 ml आ गई। अब V 15 ml हो गया तो यार इडली 50 ml हो गया और ये 30 ml हो गया। कॉम्पोजिशन पता चल गया। तो अब अगर हमने 40 ml मिक्सचर लिया होगा तो कॉम्पोजिशन तो वैसे ही रहेगा। 40 ml मिक्सचर में 25 ml ओजोन हो जाएगी और 15 ml ऑक्सीजन हो जाएगी। इसको टर्पेंटाइन ऑयल में पास करेंगे तो 40 ml of the mixture of oxygen and ozone was exposed to the oil of turpentine, what would be the volume? ओजोन पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर आपने इस मिक्सचर को टर्पेंटाइन ऑयल में पास कर दिया तो केवल ऑक्सीजन बचेगी 15 ml। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर आपका what would be the volume if 40 ml of mixture of oxygen and ozone is passed exposed to the turpentine oil? वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 15 ml।
115 के बाद चेंज करेंगे, इट्स गिवन 18 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब पूरी ओजोन नहीं थी, स्टार्टिंग में कुछ ओजोन है और कुछ ऑक्सीजन है, तो उसको अज्यूम करो ए और बी ml। तो पहले ए प्लस बी 80 ml हो जाएगा, बाद में रिएक्शन होने के बाद टोटल वॉल्यूम बी प्लस 1.5 ए हो जाएगा, दैट इज 95 ml। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 30 ml। तो इसका मतलब जो इनिशियल मिक्सचर है ओजोन प्लस ऑक्सीजन, इसमें 30 ml ओजोन है और 50 ml ऑक्सीजन है, विच कंबाइंडली फॉर्म 80 ml। अगर ये 40 ml मिक्सचर लेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये 15 ml हो जाएगा और ये 25 ml हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में अगर आप टर्पंटाइन ऑयल पास कर देंगे तो ऑक्सीजन बचेगी जो, तो इस गैसेस मिक्सचर को अगर हम टर्पंटाइन ऑयल में पास करेंगे तो ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेफ्ट ओवर विल बी 25 ml ऑक्सीजन। इसका आंसर बी रिपोर्ट करेंगे। पहले मैंने जैसे सॉल्व करा था उसमें वो 80 ml ओजोन से स्टार्ट करके किया था, दैट वाज अ फॉल्ट। तो ध्यान रखें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118। 118 question is given, which of the following species basic bond reducing, basic 118 छोड़ दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है। 119 देखो सीधे। In 119 question is given, of the following acids the sulfur which one has more than one oxygen states of sulfur। बस इनके स्ट्रक्चर्स बना लो तो समझ आ जाएगा। तो भाई H2SO3 आपको पता है, इसमें सल्फर के दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स हैं, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें दोनों सल्फर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दोनों के ऑक्सीजन स्टेट्स अलग अलग आएंगे, एक -2 आएगा, एक +6 आएगा। बाकी सल्फर देख लो तो सब प्लास्टिक्स वाले स्टेट है। या H2SO4 देखोगे, H2SO4 भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस केस में भी दोनों सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट सेम आ जाएंगे। इसके बाद H2O7 2- देखेंगे तो ये भी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी दोनों सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट सेम आ जाएंगे। और H2H2O6 देखेंगे, उसमें भी वही चीज़ है। जैसे H2H2O6, इसमें भी सल्फर का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो दोनों सल्फर सेम ऑक्सीजन स्टेट कैरी करेंगे, तो इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 121 देखो, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल आर नेवर प्रमोटेड बाय लो टेम्परेचर। ऑक्सीजन की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बैक्टीरियल एक्टिविटी से अफेक्ट हो सकती है, कार्बोनिक एसिड से अफेक्ट हो सकती है, जो मीडियम एसिडिक क्रिएट करा रहा है, तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी ऐसा हो जाएगा, केवल लो टेम्परेचर भी चीजें। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आर नेवर प्रमोटेड बाय लो टेम्परेचर, मतलब बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, सीधे सीधे भी आंसर रिपोर्ट कर देंगे। बैक्टीरियल एक्टिविटी में मॉइस्चर की प्रेजेंस में और कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, या बैक्टीरिया से रस्टिंग फास्ट हो जाती है। केवल लो टेम्परेचर के केस में चीज उल्टा होगा, मतलब टेम्परेचर हायर करेंगे तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा। देन कम्स 122। 122 is given, concentrated H2O disposes chloride from the hydrochloric acid because, तो जो HCl है वो गैस है और H2SO4 लिक्विड है, इस वजह से ऐसा होगा। मैंने बोला था HCl का वोलेटाइल कैरेक्टर होता है, इसलिए आसानी से डिस्प्लेस हो जाती है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्लोराइड है Cl-, उसकी रिएक्शन H2SO4 से होगी, ये HCl बनेगा और ये HSO4- बन जाएगा। ये इसके वेपर स्टेट में होने की वजह से एस्केप कर जाएगा, इसलिए एक्विलिब्रियम आसानी से फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। इसलिए HCl और H2SO4 की एसिडिक साइड लगभग सेम ऑर्डर की होती है, तो फिर भी H2SO4 जो है वो अपना H प्लस लूज कर देगा, क्योंकि HCl का वोलेटाइल कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131।
131 question of the following statement Cl2 gas is dried by using concentrated H2SO4। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चेक करने हैं। तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि क्लोरीन गैस H2SO concentrated H2SO is a good dehydrating agent। the only thing is कि बस वो ऑक्सीडाइज ना कर पाए, तो क्लोरीन को H2SO4 ऑक्सीडाइज, H2SO4 क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बताया था आपको कि HCl बनता है, तो उसके लिए MnO2 ऐड करना पड़ता है, तब फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्लोरीन बनती है। तो क्लोरीन का फर्दर ऑक्सीडेशन H2SO4 से पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन फॉलोज द ऑर्डर I2Br2 एंड Cl2, ये गलत हो गया। HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HI HBr HCl, करेक्ट लिखा हुआ, उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो होगा Cl2Br2 I2। अगर करेक्ट ऑर्डर लिखा है सी वाले ऑप्शन के, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन अगर लिखेंगे तो दिस विल बी फॉलोइंग एन ऑर्डर Cl2Br2 एंड I2। अगर इसमें फ्लोरीन और इंक्लूड करते हैं तो फ्लोरीन हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन अगर हम लिखना है, दिस विल बी ऑर्डर F2Cl2Br2 एंड I2। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 136। 136 के लिए अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था मैंने, I4O9 जो होता है उसका स्ट्रक्चर बताया था, I3 प्लस IO3 माइनस होता है। तो वैलेंसी से फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बनेगा IO3 होल प्राइस, ऐसे लिखना चाहिए बनते, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया आपके। ठीक है, तो 136 में ये कंपाउंड आपके लिए आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर पे जब भी सवाल आएगा तो आप फंस सकते हो अगर आपको सही से स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो। लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर एक ऑर्डर बोला गया, ये मिक्स सॉल्ट हो जाएगा आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्स सॉल्ट because the CaOCl2 contains one cation and two different anions। ये आपका मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141। HBr and HI reduces sulfuric acid, HCl can reduce KNO4 and HF can reduce, HF का रिडक्शन मतलब HF की क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो HF का फर्दर रिडक्शन प्रॉपर्टी बहुत वीक हो जाएगी, तो इनमें से किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका आंसर डी हो जाना। क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए HF हैज वेरी वीक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वेरी वीक रिडक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसा कोई रिएजेंट मिलेगा ही नहीं जो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर HF को रिडक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करनी है तो उसका सिंपली मतलब हुआ कि HF को में फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 155। 155 लिखा है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HX एंड वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको बता रखा है, मतलब HI HCl HBr HF है। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स विद वाटर। तो 155 में मैंने आपको आइडिया दिया कि आपका HF जो है उसमें पहले ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले स्ट्रॉन्गर होंगे बाद में वीक हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चलने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट इसमें लीस्ट आएगा, इस इंफॉर्मेशन से आपको आंसर मार्क करना है बी, क्योंकि जो लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, जो हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाद में इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन इसे डिक्रीज करती है।
तो उस लॉजिक से पता चलता है कि एच एफ ये लीस्ट आएगा। ऑप्शन में मैंने एच एफ लीस्ट देख के मार्क कर दिया, बाकी कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो एग्जैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरिजन है, तो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देख लीजिए। 165 में लिखा है हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज्ड डीप सी डाइवर्स। तो प्रेफरेंस टू द नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर ट्रू बिकॉज उसमें बताया था मैंने आपको, हीलियम की जो सॉलेबिलिटी है वो ब्लड में नाइट्रोजन रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है। इस वजह से जो डाइवर जब सरफेस की तरफ मूव करते हैं तो जो नाइट्रोजन एक्सेस डिजोल्व हुई होती है वो जब बाहर निकलती है तो बेंड्स की प्रॉब्लम आती है। बट अगर वहाँ पे हीलियम होगा तो वो डिजोल्व ही बहुत कम हुआ होगा, तो वो प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स अवॉइड की जा सकती है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम इज मच लेसर देन नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 174। Which one of the following is correct pair with respect to the molecular formula of xenon compound with hybridization state of xenon? सीधा सीधा XgF4 चेक करेंगे अगर हम। XgF4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्क्वायर प्लेनर आएगा। XgF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d लीनियर बन जाएगा। तो इसका आंसर sp3d लीनियर सी बनाएगा। ये लीनियर ज्योमेट्री होगी और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो आंसर इसका सी रिपोर्ट कर देंगे। बस दैट्स इट। चलो उसके बाद एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 2 में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा आपने। 1 में पूछा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज N2O। तो अब अगर अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग करेंगे तो N2O बनेगा। NH4NO3 की अगर हीटिंग कराते हैं तो प्रोड्यूसेस N2O एंड वाटर। डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ N2O4 से N2O नहीं बनता। थर्मल डिकम्पोजिशन में H2O से नाइट्रोजन बनेगा। इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन दैट इज NH2OH और HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो इससे N2O फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर ए एंड डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। A 3 electron bond is about half as stronger as covalent bond। ऐसे नहीं होता। A 3 electron bond is about half as stronger as a covalent bond। तो बेसिकली अगर अबाउट लिख दिया इसलिए करेक्ट हो गया, क्योंकि जैसे B2H6 का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो उसका मतलब इफेक्टिवली यहाँ पे भी बॉन्ड है और यहाँ पे भी बॉन्ड है। तो अगर ये 2 कोवलेंट बॉन्ड को आधी आधी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लगभग हाफ स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली हाफ, इसलिए अबाउट लिखा है तो इसको सही मान सकते हैं। अगले केस में लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड टेंड्स टू डाइमराइज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड टेंड्स टू डाइमराइज। तो रिएक्टिव तो होते हैं बट डाइमराइज कराना हर समय जरूरी नहीं है। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में स्टेबल भी होते हैं। जैसे NO2 ही फॉर्म है, N2O4 बनता है बट टेम्परेचर बहुत लो करने के बाद बनता है। ठीक है। या जैसे NO फॉर्म है, NO फॉर्म तो अपने आप ही स्टेबल होता है और उसका डाइमराइज भी जल्दी नहीं करता। सी ऑप्शन लिखा है NO इज अनयूजुअली स्टेबल बट इट इज क्वाइट रिएक्टिव। ये सही दिया हुआ है। और NO एक्ट एज अ लिगेंड, ये भी सही हो गया। तो ये NO ही एग्जांपल है जिसकी वजह से ऑप्शन बी रिजेक्ट करा हुआ है। तो 6 का आंसर हमारे लिए ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है व्हेन H प्लस इज गोइंग टू बी एडेड अप टू द PO5 3 माइनस, then the obtained formula will not have the structure of। तो देखो पहले तो आप फॉस्फेट आयन लिख लो, PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट आयन है। अब PO5 3 माइनस लिखा है मतलब एक ऑक्सीजन और बढ़ाई गई, इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज डालना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फॉर्म बनेगी देखिए। अब अगर आप इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस वहाँ ऐड होगा जो जो कि मोर बेसिक साइट होगी। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला माइनस चार्ज तो रेजोनेंस में है, तो उसके H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। और ये वाला माइनस चार्ज जो रेजोनेंस में नहीं है, तो H प्लस देने के बाद ये आसानी से गेन करेगा।
इसका जो H प्लस ऐड करने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा वो ये हो जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिकली कंपैरिजन है, ये फॉर्म बनेगी। तो H plus is going to be attacked with operating formula will not have the structure पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर बी तो इसका आंसर हो गया, बी छोड़ के बाकी आंसर लिखे हुए, मतलब ए सी डी इसका आंसर हो गया। विल नॉट पूछा है ना, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा H प्लस देने के बाद, क्योंकि जो परोक्साइड वाली ऑक्सीजन है उसके H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। Question number 8 is given a solution of colorless salt of H on boiling with excess of NaOH produces non-flammable gas. The gas evolution ceases after some time. Upon addition of zinc dust to the same solution, the gas evolution restarts. The colorless salt H is, इसमें अमोनियम नाइट्रेट ले लो सबसे पहले, तो देखो अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर रहे हैं तो इट इज फॉर्मिंग N2O एंड वाटर, सॉरी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस होगी, it will form NaNO3 water and ammonia। तो NaOH ऐड करने से कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा तो उससे अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी डी सबसे गैस इवॉल्व होगी। गैस इवॉल्व होने के बाद जो सब्सटेंस बनेंगे उसकी जिंक से रिएक्शन करा के दोबारा आपको गैस इवॉल्व करानी है। तो जिंक से रिएक्शन कब होगी, जब एसिडिक फॉर्म बने। तो एक तो NaNO3 अगर हमारे पास है, NaNO3 के जिंक से रिडक्शन कराया जा सकता है, तो इट कैन इवॉल्व गैस फर्दर। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो ये फिर से अमोनिया गैस इवॉल्व कर सकता है। और NH4 NaNO2 गैस होगी तो भी जिंक से रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये NaCl हुआ और Na2SO4 हुआ तो उसकी रिएक्शन जिंक से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों सब्सटेंस का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ नो रिएक्शन होगी। ऊपर वाले दोनों केसेस में गैसेज इवोल्यूशन पॉसिबल है, तो उसका आंसर जो है ए और बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखो। 11 में लिखा है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हायर देन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन। नो पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड हायर देन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन। ये तो गड़बड़ हो गया। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज H4P2O7। नहीं सर, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O7। ये आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड सीरीज मैंने सिखाई थी आपको, इसके बाद आगे का एसिड तो बनेगा ही। नो परऑक्सो एसिड फॉर सिलेनियम एंड टेलिनियम इज फॉर्म, ये करेक्ट है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2 इज अ पावरफुल ऑक्सीजन, ये सही है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ H2S2 एसिड गिव्स केरोज एसिड, ये ठीक है, ये आप क्लियर कर देते हैं। H2S2O8 बनाएंगे अगर हम, तो आंसर का लिखता हूँ बस। ये पहले आपका परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2S2O8, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो परऑक्सी वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो एक एंड से तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे एंड पे बन जाएगा फेरोज एसिड, ये आपका फेरोज एसिड। ठीक है, तो मार्सस एसिड की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड बनेगा, मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेज दैट द टू आयोडीन एटम्स आर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड प्रेडिक्ट द ऑल पॉसिबल इनकरेक्ट अरेंजमेंट ऑफ I2Cl2Cl4Br2। आपको वो स्ट्रक्चर चेक करना है जिसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट बन रहा हो। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट चेक करना है तो देखो पहले वाले स्ट्रक्चर को चेक करेंगे।
The experimental result says that the two iodine atoms are in different environment and predict the all possible incorrect arrangement of I2Cl2 Br2। तो देखो डिफरेंट एनवायरनमेंट अगर चेक करना है तो यहाँ तो देखो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, इस आयोडीन के सराउंडिंग में 4 Cl है, और दूसरा वाला आयोडीन चेक करोगे तो उसकी सराउंडिंग में हमारे पास 2 Br और 2 Cl है। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। बी वाले स्ट्रक्चर में चेक करोगे तो देखो इस आयोडीन की सराउंडिंग में हमारे पास 3 Cl है और 1 Br है, जबकि दूसरा वाला आयोडीन चेक करोगे तो उसके साथ भी सेम स्टेटस है। अगर आप इस आयोडीन के साथ चेक करोगे तो देखो 1 Br 3 Cl है, ये सेम एनवायरनमेंट हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली अगला वाला केस चेक कर लो, उसमें भी 3 Cl 1 Br है, और उसके लास्ट वाले केस में चेक करोगे 2 Cl 2 Br है, तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। एनवायरनमेंट का मतलब समझ गए ना, दोनों आयोडीन के सराउंडिंग में सेम तरह का अरेंजमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो 16 का आंसर बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, इट्स गिवन अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन फॉर द डीप सी डाइवर, हीलियम इज सॉल्युबल इन ब्लड। उसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गया। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, इसी वजह से सी डाइवर्स के केस में एयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन है उसमें हीलियम को डाइल्यूटेंट की तरह यूज करते हैं, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है। ठीक है, तो 27 का भी आंसर सीधे सीधे सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज फॉस्फेट हैव नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन। गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, फॉस्फेट हमारी बॉडी में एसेंशियल पार्ट है, बोन का मेन, बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है अगर आपको पता है तो। बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये भी गड़बड़ हो गया। फॉस्फेट्स भी मैंने बताया ना, अर्थ क्रस्ट में फॉस्फेट कंटेंट सिग्निफिकेंटली गुड होता है। इसके बाद लिखा है बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, इसका उल्टा लिखा हुआ है। बिटवीन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, ये इनकरेक्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रेट लेसर अबंडेंट करेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इज पॉसिबल इन सॉइल, ये भी गड़बड़ हो गया। नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन फिर सॉइल में नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है +5 है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद CO2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड सेम चेक करना है, दैट विल कम आउट विद N2 आई थिंक। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखो तो पता चलेगा। 37 के लिए CO2 बनाएंगे तो ये हो गया CO2, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो ये आएगा 8 + 6 + 8 22। इसके बाद N2O चेक करेंगे तो ये आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो ऐसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका भी लीनियर होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 7 + 7 + 8 होगा, ये भी 22 होगा। इसका आंसर अपना डी हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोस्टेरर बोलते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो। जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो हम लोग आइसोस्टेरर बोलते हैं शॉर्ट में, डायरेक्ट अगर एक सिंगल टर्म लिखना हो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में लिखा है ऑल द कंपाउंड्स लिस्टेड इन कॉलम 1 रिएक्ट्स विद वाटर, मैच द रिजल्ट्स विद द रिस्पेक्टिव एंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द लिस्ट 2। सबसे पहले ऑप्शन में देखो CH3 होल ट्वाइस SiCl2 दिया हुआ, तो आपको याद होगा ये सिलिकॉन फॉर्मेशन में यूज करते हैं। याद है इसकी हाइड्रोलिसिस को, CH3 होल ट्वाइस SiCl2 की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पहले बनता है CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस प्लस HCl, बाद में इसमें SiO लिंकेज फॉर्म हो जाता है। जैसे सिलिकॉन फॉर्मेशन हो जाएगा, इन सारी जगहों पे CH3 आ जाएगा, दिस इज नोन एज सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद XeF4 की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन सिखा रखी है। XeF4 की रिएक्शन अगर वाटर से होती है हाइड्रोलिसिस में तो उसमें ज़ीनॉन बनता है, XeO3 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, HF बनता है।
लास्ट में क्लोरीन की रिएक्शन अगर वाटर से कराएंगे तो HCl और HClO फॉर्म होते हैं। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स HCl एंड HClO। और VCl5 की रिएक्शन अगर हाइड्रो वाटर से कराएंगे तो ये सिंपली हाइड्रोलिसिस होगी। वाटर का रिएक्शन करा के Cl को लीव करा सकते हैं, तो HCl वाला फॉर्म हो जाएगा। और इसके आंसर्स लिखो, जैसे उसको VOCl3 लिख दिया और HCl फॉर्म कर लिया। इनके आंसर चेक कर लो, तो आंसर ए के लिए मार्क करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्मेशन पी करेक्ट। क्यू में लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं होती, रिएक्ट्स विद ग्लास भी नहीं होगा क्योंकि HF नहीं फॉर्म हो रहा है, एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन ये भी नहीं हो रहा, तो एक आंसर हो गया पी। बी के आंसर में चलेंगे तो फॉर्म्स हाइड्रोजन हाइड्राइड पी करेक्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ग्लास से रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन भी फॉर्म होगा, PQRS। सी के केस में Cl से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म होगा। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गई क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 और +1 में कन्वर्ट हुआ, तो इट्स रेडॉक्स रिएक्शन, तो PQ ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो रहा इसमें भी। और डी वाला केस देखेंगे तो केवल हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म होगा। तो आंसर देख लो बस इधर ही, आंसर इसका बनेगा AP BPQRS PPQDP। क्वेश्चन नंबर 47 पहले एक माइनर चेंज कर लीजिए क्योंकि हाइड्रोजन से बात नहीं क्लिक कर पा रही, तो वहाँ पे लिख लो एसिड विद बेसिसिटी 3। तो पहले वाले का आंसर देखो PQRS हो गया, बेसिसिटी H3PO4 की 3 है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो रहा है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसमें H3PO4 का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल, और उसमें p/d बॉन्डिंग भी आएगी, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वो p/d फॉर्म होगा। उसके बाद PCl5 में भी देखोगे तो उसमें बस डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा तो PRS, P4O10 में भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है तो फिर से PRS। डी वाले केस में डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है बट जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसकी एसिड फॉर्म ही नहीं हो रहा है पहले, तो अगर एसिड बनाएंगे उसका सॉल्ट तो बेसिसिटी उसकी 1 होगी, तो वो भी नहीं करना है काउंट, तो उसका आंसर QRS हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में Br2 की रिएक्शन Na2CO3 के साथ बैलेंस करके लिखो, बैलेंस और रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन। जैसे आप बैलेंस करोगे तो आपका आंसर 5 मोल Na आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा 50 में, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन रिएक्ट विद PCl5 टू गिव POCl3 इज। PCl5 से POCl3 बनाना है आपको, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट हो गया एक तरीके से देखो तो, Cl हटा के ऑक्सीजन अडा करना है बस। ठीक है। उसका 54 में पूछा है बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो 4 हो जाएगा। तो पहले शायद एक कंपाउंड स्प्रेड था उसको सही कर लेंगे। देन 53 में पूछा है P4O10 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विद ईच फॉस्फोरस एटम, तो हर फॉस्फोरस से इसमें 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड होती है P4O10 में। P4O10 बनाएंगे तो ये होता है, तो हर फॉस्फोरस से देखो 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसका आंसर 4 होगा। ठीक, या आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।